गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। सबसे पहले आग्रह करूंगा कि जो भी टीचर हैं उन सब के लिए वीडियो काम का है। वैसे ही बनाया गया है यूपीएससी द्वारा जो प्रिंसिपल का इंटरव्यू होने वाला है, उसके लिए ये लास्ट ओपन वीडियो है फिलहाल। इसके बाद सारे ऐप पे ही जाएंगे। लेकिन एक नैतिक दायित्व है मेरा कि मैं थोड़ा उन चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूं जो लगभग 2 महीने तक गहन रिसर्च के बाद, आफ्टर एक बहुत बड़े शोध प्रक्रिया के गुजरने के बाद जो कुछ नट सेल में मैं बता सकता हूं, उसको बताने के लिए मैं आया हूं। क्योंकि जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बहुत बड़ी सफलता यूपीएससी प्रिंसिपल में मिली है, तो उससे हमने भी बहुत कुछ सीखा है। डेली गुरुओं से इंटरेक्ट करके उनके क्वेश्चंस को सबका क्लासिफिकेशन मैंने किया है, तो उसी जिस्ट में से कुछ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो आज मैं ये सबसे पहले आपको ये बता दूं कि फिलहाल जो जिस चीज़ की मैं चर्चा करना चाहता हूँ वो क्या है, वो किन टॉपिकों से जुड़ा हुआ है और उसका रिलेशन कहाँ है। तो इसको बताने के लिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि इसका पूरा जिस्ट आप समझ जाएं। और जिन लोगों ने एडमिशन नहीं कराया है अभी तक, चाहे कारण जो भी रहा हो, उसमें मैं नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन वो एडमिशन ले लें, ताकि ये मेरा अनुभव है। बहुत सारे गुरुओं से आप पूछेंगे, चूंकि आप भी दिल्ली सरकार के सिस्टम में हैं, कि अंत में बहुत लोग आ गए और उसमें बड़े टैलेंटेड लोग थे, लेकिन सबको सफलता उसमें नहीं मिली। तो उससे मैं बचना चाहता हूं, और उससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अभी जितना जल्दी हो एडमिशन लेकर काम को शुरू करें। अब मैं जो कुछ भी आप जॉब किया प्रिंसिपल से, चूंकि उनसे मेरा व्यक्तिगत संबंध बना, फेस टू फेस कांटेक्ट हुआ, 3 बार इंटरव्यू हमने मॉक कराया, फिर डेली वो यूपीएससी से आते थे और हम लोग क्वेश्चन पूछ के फिर डिस्कस करते थे कि आगे फायदा होगा। तो आज मैं एक ऐसे फिलॉसफर की बात करूंगा जिसकी कही हुई बातें सबसे ज्यादा सटीक बैठती है उस रिसर्च का। वो कोई और नहीं, रूसो है। रूसो जो है, शिक्षा में रूसो एक मिडवे है। मिडवे इसलिए है रूसो कि एरिस्टोटल स्कूल जो है, मतलब सुक्रेट, प्लेटो और एरिस्टोटल पे आके वो स्कूल लॉक होता है। उसके बाद उस स्कूल का फैलाव अनब्रिल्ड हो जाता है और पश्चिम शिफ्ट करता है तर्क की ओर, और उस तर्क से विज्ञान के बहुत करीब हो जाता है। क्योंकि ह्यूमन नेचर में साइंस नहीं है, ह्यूमन नेचर केवल और केवल साहित्य से ही बना होता है। तो रूसो उस मिडवे में आते हैं जहां से एजुकेशन की एक नई धारा निकलती है। रूसो क्या कहते हैं कि 3 थिंग इज अ बेसिक थिंग। 1, पहला है नेचर, दैट इज कॉल्ड प्रकृति, नेचर। सेकेंड थिंग इज मैन, मैन। और थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट, वस्तु। ये रूसो। तो अगर मैं यूपीएससी के प्रिंसिपल इंटरव्यू को कैटेगराइज करूं तो इसी 3 कैटेगरी में वो उसके सारे क्वेश्चन थे। इसमें नेचर के डोमेन में क्या है, तो नेचर के डोमेन में आपकी पर्सनालिटी है, आपका व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व क्या कहता है, तो आपके व्यक्तित्व में यह देखा जाता है, किसी भी इंटरव्यू का एक ही मतलब होता है कि कितना ज्यादा आप सुटेबल हैं किसी काम के लिए, उस काम के प्रति कितना रेडीनेस है, कितना डेडिकेशन है। वो एवरेज टाइम इसका 20 मिनट रहा यूपीएससी में, तो 20 मिनट में, बल्कि 18 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 20 एक स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। तो विदिन 20 मिनट्स वो पूरा फिल्टर कर लेता है आपके पर्सनालिटी को,
किसी मुगालते में मत रहिए कि डेट शुड नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, 1 or 2 or 3 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ। दैट इज माई ऑल्सो माई मोर देन 30 year एक्सपीरियंस, जिससे मैं ये कह सकता हूँ। आज किसी से कम अनुभव नहीं है। और चूंकि सिविल सर्विस का साथ साथ बोर्ड चल रहा था IAS वाले का, दोनों इंटरव्यू साथ चल रहे थे, तो मैक्सिमम डेज जो रहे हैं आपके इंटरव्यू का, टीचर्स का, उसमें सारे एजुकेशन के लोग ही आए थे। तो उनके लिए काफी है कि ये टीचर क्या कर रहा है, कितना इसके अंदर ट्रूथनेस है, कितनी मॉरलिटी है। तो ये सारी चीजें मिलके एक नेचुरल प्रोसेस से बनता है, दैट इज कॉल्ड व्यक्तित्व, नेचर। और मैन और नेचर के बीच जो इंट्रैक्शन होता है, वो इंट्रैक्शन मैन कितना एब्जॉर्ब करता है, उसका रिफ्लेक्शन पर्सनालिटी के रूप में होता है। तो ये नेचर चाहे हॉबी का पार्ट रहा हो, चाहे आपके प्रेजेंटेशन का पार्ट रहा हो, चाहे आप बोर्ड के सामने गए हों, तो मैं बार बार कहूंगा कि नेचर में एक बात को लाना ही होगा, चेहरे पे पूरी सत्यता होनी चाहिए। जो जानते हैं तो जानते हैं, नहीं जानते हैं तो नहीं जानते हैं। और जानते हैं तो बहुत अच्छा, योगिता रानी जी ने कहा, सर ने सिखाया, बोल दिए तो हट जाओ। तो ऐसे नहीं, उनको पता था कि सामने वाला कई बार कह देता है कि आप कुछ नहीं जानते, एकदम से आपको एक शॉक देता है, ताकि उस पर आप कहीं रिएक्ट ओवर तो नहीं हो जाए। ठीक है, नहीं जानते हैं, थैंक यू। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनका सर्टिफिकेट एक मिलने जा रहा है। बहुत सारे सर्टिफिकेट के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, नंबर्स है, क्वालिफिकेशन है, तब यहाँ पहुँचे हैं, किसी की मर्जी पे नहीं पहुँचे हैं। तो इसलिए घबराना नहीं है। और नेचर को मैं अगर नटसेल में आई कैन डिस्क्राइब, तो इट इज़ ओनली कि आपको रोमांटिक रहना है इंटरव्यू बोर्ड के पास। व्हाट इज रोमांटिज्म? अब रोमांटिक का ये मतलब नहीं है कि जो साहित्य की परिभाषा है कि प्रेमी प्रेमिका वाली रोमांटिसिज्म नहीं, यानी उस बोर्ड को ये बाध्य करना है अपने ओर से आंसर के रूप में लालच देकर। जब ये क्रिकेट का खेल होता है तो बॉलर लालच देता है, बैट्समैन से उसको उड़ाता है, लेकिन यहां आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग आ रहा है, आपको लालच देना है कि आपके आंसर से ही क्वेश्चंस फिर से बन जाए, उसको बाहर सोचना ही नहीं पड़े। तब जाके कन्वर्सेशन, कोई भी कन्वर्सेशन लाइफ में सीख लीजिए, अगर उसका मोड रोमांटिक है, सामने वाला आपसे फ्रस्ट्रेट नहीं करता है, तो आपको कोई नहीं पीछे कर सकता है। जिन लोगों का हुआ है, मुझे लगभग उसमें 90% आदमी के बारे में पता था कि इनका होगा। 10% वो हैं जो केवल अपने रिटेन का बदौलत किए हैं, ये भी मैं जानता हूँ। अभी मैं रिजल्ट देखा भी नहीं नंबर, लेकिन मुझे पता है, एक एक चीज़ पता है कि ये केवल अपने रिटेन के बदौलत पहुँचे हैं, लेकिन 90% इंटरव्यू के बदौलत पहुँचे हैं, उसमें अच्छा किए हैं। तो जो अच्छा किए हैं उन्होंने यही ट्रिक अपनाया कि कभी भी अगले को ये डिसीजन पे कंक्लूड करने को नहीं छोड़ा कि यार इससे बेटर कोई और था, इससे बेटर वुड भी कोई और हो सकता है, इस पर थोड़ा सा सोचेंगे। क्योंकि इतना जल्दी उसको नंबर देना होता है, सेम डे वो सब सील हो जाता है और एग्जामिनेशन सेक्शन को चला जाता है, तो बहुत टाइम नहीं है, आप निकले और आपका मार्किंग हो गया। और पहले ही प्रश्न से पूरा बोर्ड अपना माइंड बना देता है कि हाँ अब इस पर ये कंसीडर किया जाए। तो नेचर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है, यानी पर्सनालिटी एक तो गॉड गिफ्टेड है, दूसरा आप उस पर कितना काम करते हैं। आज से ही आईने के सामने किसी चीज़ को बोलना सीखिए और आपके फेस में एक मुस्कुराहट हो, एक सहजता, सहज होकर किसी से बात करना सबसे बेहतर होता है। तो सहज होकर किसी चीज़ को बताना सीखिए, किसी चीज़ को डिकोड करना सीखिए। जो भी क्लास पढ़ाता हूँ उसको दर्जनों बार सुनिए, एक बार में आपके दिमाग में वो चीज़ें नहीं जाने वाली है। नेचर के अंदर ही एक और बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। जितने एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट हैं उनका डोमेन नेचर ही होता है। आखिर क्या कहता है जीन पियाजे? जीन पियाजे तो नेचर के डेवलपमेंट की ही बात करता है।
वो 0 से 18 वर्ष के बाद स्टॉप करता है। हालांकि उसके काउंटर में जो थिंकर्स हैं, जैसे मार्क्सिस्ट अप्रोच के थिंकर्स को ले ले, कोहेलबर्ग को ही ले ले, तो पूरे लाइफ को प्रिडिक्ट करना इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। और जीन पियाजे का कोई काट इसलिए नहीं हुआ कि जब सिगमंड फ्रायड, जो दुनिया के सबसे बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हमारे समय के, मतलब मॉडर्न टाइम के, जिसने पूरे डिकोड कर दिया मनुष्य के मन को, उसके कॉन्शियस ब्रेन को, अनकॉन्शियस ब्रेन को, एवरीथिंग इज डिकोडेड बाय द सिगमंड फ्रायड, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग ऑफ दिस यूनिवर्स। वो भी एरिस्टोटल स्कूल के ही हैं, जैसे रूसो की तरह। तो सिगमंड फ्रायड ने जब देखा समझा जीन पियाजे के काम को, तो उसने उसको डिट्टो किया, कहा कि दे डूइंग सच ए वर्क दैट इज ऑल्सो असाइन्ड बाय मी, यानी माना कि वो वही काम कर रहे हैं, ही इज द एक्सटेंशन ऑफ द फ्रायडियन थॉट, यानी सिगमंड फ्रायड के ही चिंतन का विस्तार कर रहा है। तो नेचर है, चूंकि डेवलपमेंट जो कोई भी होगा या ग्रोथ होगा, उसमें नेचर का कंट्रीब्यूशन मेजर है। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो इसमें सबसे बड़ा रोल नेचर का होता है, चूंकि नेचर ही वो इन्वायरमेंट क्रिएट करता है और वो बाय बर्थ चीजें हैं। चूंकि जेनेटिक इंटरवेंशन इसमें आ जाता है, वंशानुगत जो जीन का कैरेक्टर है उसको भी मनुष्य कैरी करता है, वो भी। तो सारी चीजें जो एजुकेशन के आएंगी वो नेचर के हिस्से में आएंगी। इसमें क्या आएगा? तो एजुकेशन साइकोलॉजी, तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और क्या आएगा? इन्वायरमेंट, एवरीथिंग, आपका अपना पर्सनालिटी, आपका कपड़ा पहनना, आपका किस रूप में इंटरव्यू में आप जा रहे हैं, बेवजह नकली हंसी ना बनाना और लगना। चूंकि दुनिया में मेरा मानना है कि इस पद के जैसा महत्वपूर्ण कोई पद ही नहीं है। चूंकि ये स्टेक होल्डर सोसाइटी अपने सबसे कीमती वस्तु आपके यहां गिरवी रख देता है, वो इसलिए कि उसे है कि इसका भविष्य बन जाए, और उसको आप देख रहे हैं। इस चीज को जो रियली बाय हार्ट इंजॉय करेगा, वो बाय नेचर बहुत अच्छा टीचर होगा। और बाय नेचर जो अच्छा टीचर होगा, ये संसार इसीलिए इतना सुंदर है कि टीचर्स स्वयं प्रकृति है, मनुष्य तो है ही, स्वयं प्रकृति है। वो सारे चैप्टर को नेचर खुद पढ़ा के चली जाती है। चूंकि इसका सबसे बड़ा प्रयोग एक पूरा फहरिस्त है, एक लंबी लिस्ट है कि नेचुरल डेवलपमेंट की बात, जिसमें स्वयं रूसो भी करते हैं कि पशु क्या कर लेता है, पशु स्किल्ड हो जाता है। एक कुत्ते को कभी भी शिकार करने के लिए परेशानी नहीं होती है, उसकी माँ ट्रेंड करती है। एक चिड़िया घोंसला बनाना सीख जाती है, अपना भोजन लाना सीख जाती है। तो ये सब नेचर उसके पर्सनालिटी को बना रहा है, लेकिन उसके अंदर वो विवेकशीलता नहीं है, नैतिकता नहीं है। चूंकि नैतिकता फिर अपने आप में मॉरलिटी बहुत ही इतना उसके अंदर क्षण भंगुरता है कि उसकी इतना शॉर्ट लाइफ है कि कल्चर टू कल्चर बदल जाता है। जो संस्कृति के तत्व, चूंकि जिंदगी में आपके साथ क्या चलता है, आपका कल्चर चलता है, कल्चर के अंदर ही लैंग्वेज आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। अगर उससे मनुष्य को काट दिया जाए तो वो जो बर्सिल बोलते हैं कि फिर हर आदमी के पास एक कोडिंग बन जाती है लैंग्वेज की। स्वयं नेम चमस्की भी कोडिंग की ही बात करते हैं कि डिवाइस के साथ बात करते हैं, वो कोड की बात करता है। हालांकि बहुत ही इस पे डिबेट चलता है, बहुत लोग मार्क्सिस्ट अप्रोच उसको नहीं पसंद करता है। तो प्रकृति के साथ आपकी भाषा, आपकी संस्कृति चलती है, आपका खान पीन चलता है, पहनावा चलता है। आप छोटी छोटी चीज़ों को, और इवन लॉ जो मैनमेड चीज़ है, वो सारे भी टाइम टू टाइम किसी खास ज्योग्राफी में बदल जाता है। तो इथिक्स में कोई परमानेंसी नहीं है, उसकी कोई परमानेंट परिभाषा नहीं बना सकता है। अगर वो बनाने जा रहा है तो गलती कर रहा है। क्यों? क्योंकि इथिक्स अपने आप में लिगेसी भी है, एक विरासत भी है कि हम जिस समाज से आते हैं, सपोज दैट कि हम, जैसे मैं बिहार से आता हूं, तो वहां की लिगेसी है
कि बाप के सामने बात ही नहीं करना है। बाप सब कुछ है। अगर कोई सफरी एजेंट बनता है प्रेमचंद की भाषा में तो माँ से आप कहें, बहुत अदब से लोगों से बात करना पड़े, नहीं तो 2 मिनट में प्रमाण पत्र दे देता है, बड़ा लफंदर लड़का हो गया। लड़कियों को दे देता है, बड़ा चरित्रहीन हो गई। कपड़े मर्यादा में पहनने, जैसे दिल्ली के में रोहिणी में जो कपड़ा पहन सकता है वो बिटिया मेरी अगर जाके बिहार में पहने तो कहेगा अरे वो तो कपड़ा नहीं पहन रहा। ट्राइबल कल्चर में जाते हैं, देखिए उसके मैरिज सिस्टम को समझिए कि बहुत सारे ट्राइबल्स में डोमेट्री सिस्टम है, युवा अग्री, पहले दोनों रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तब शादी करते हैं। कितनी अच्छी बात है। लाख कितना भी मॉडर्न हो जाएंगे, बहुत मुश्किल है इस समाज के लिए डोमेट्री सिस्टम लाना। फटाक लगेगा, लोग क्या कहेंगे, इससे गवर्न होने लगता है। और लॉ मेड में देंगे, अगर बिहार, गुजरात, लक्षद्वीप, नागालैंड, कुछ डिस्ट्रिक्ट मिजोरम का, अगर वहां हम अल्कोहल लेंगे तो हम जेल जाएंगे, और दिल्ली में हम पिएंगे तो कुछ नहीं है, घर में पीजिए, खरीदिए, बाजार में मिल रहा है। तो हर चीज, चूंकि वहां लीगली वो किसके अंदर आ गया, ठीक है, यूनिवर्सल थॉट है कि शराब नहीं पीना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट उसको बेच रही है, प्रमोट कर रही है, एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। लेकिन बिहार में अगर कोई टीवी पे शराब का ऐड चलाएगा, ठीक है, ऐड के लिए मना नहीं होगा, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं होगा, वो विवाद में फंस जाएगा, कोई मतलब मीनिंगलेस हो जाएगा। तो देखिए हर जगह खाने पीने में, तो जो चूंकि कल्चर को नहीं समझता है, बड़ी इस देश में एक लड़ाई है, अरे मैं सबसे अच्छा खाना खाते हैं, बंगाली कहेगा हमसे अच्छा कोई नहीं खाता है, नॉर्थ बिहारी कहेगा हमसे अच्छा कोई नहीं खाता है, ईस्ट यूपी वाला कहेगा पश्चिम उत्तर प्रदेश हरियाणा का एक खाना है, बोलेगा अरे खाते हो, बोलेगा वो चटनी केवल खाता है और लस्सी पीता है। पंजाब कहेगा अरे हमसे राजा कौन है, चूंकि किलो से मक्खन खाते हो। तो अलग अलग है, तो उनकी नैतिकता उस दायरे में है। अगर किसी आदमी को, किसी पंजाबी को अगर बिहार का खाना खिला दिया जाए तो कहेगा ये क्या खा रहा है बेवकूफ की तरह, चूंकि कल्चरली उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसको खिला कहेगा अरे ये क्या खिला रहा है। तो हर जगह कन्फ्लिक्ट है। तो इन टोटलिटी इंटायर थिंग अंडर द नेचर, अंडर द ए ह्यूमन कल्चर। दूसरा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज से पूछा गया तो इससे आप मान के चलिए 20% क्वेश्चंस इससे पूछे गए। सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा किसी चीज से गया 75%, तो मैन। व्हाट इज मैन? मैन मीन्स इंस्टीट्यूशन, जो हमने खड़ा किया है। और हमने क्या खड़ा किया है? तो मैन ने खड़ा किया अगर, तो सबसे पहले पॉलिसीज बनाई। डे 1 से एजुकेशन की पॉलिसी है। सबसे पहले कोई स्किल सिस्टमेटिक दुनिया में चला तो वो शिक्षा है, और उस शिक्षा को हमने हर जगह गवर्न करने का एक सिस्टम बनाया, एक ट्रेडिशन बनाया। बाद में इंडिया के केस में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो पॉलिसीज शुरू हुआ उसके चार्टर एक्ट से। पहला 1813 में आया, उसके बाद मैकाले और तमाम पिटारा खुल गया। तो टिल डेट आज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मोहर पे है। तो किसने बनाया? मैन से इंस्टीट्यूशन बनता है, मैन ही पार्लियामेंट बनाता है, तो सारी पॉलिसीज मैन के हिस्से में आती है। सेकेंड थिंग, जितना सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द एजुकेशन है, शिक्षा का समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, वो भी मैन के हिस्से में आता है। चूंकि उस चीज को नेचर नहीं तैयार करके देता है, सोसाइटी आदमी खुद बनाता है, इसीलिए वो अलग हो जाता है पशु पक्षी से, और उस सोसाइटी के अपने कोड बन जाते हैं। हर सोसाइटी का एक कोड है, हर, चूंकि हम इतने भाग में बटे हुए हैं कि एक सिस्टम है, हर चीज का पैटर्न है, घर का पैटर्न है, रूम का पैटर्न है। आप दिल्ली के किसी खास इलाके में जाएंगे तो वहाँ वो पैटर्न चलने लगता है, दूसरे इलाके में जाएंगे वो पैटर्न चलने लगता है, कपड़े ड्रेस कोड बदल जाते हैं। तो सारा मनुष्य द्वारा निर्मित। और उसके बाद बनता है पॉलिसीज, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, वो भी मनुष्य ने बनाया है, प्रकृति से सीखकर मनुष्य ने बनाया है। और अगर हम इन तीनों चीजों को एक शब्द में पिरोना चाहे, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिंगल वर्ड, तो पेडागॉगी इसी का नाम होगा। तो पेडागॉगी में ये भूल ना कर लें, जो
हल्का फुल्का जो डूब के नहीं पढ़े हैं कि ये पेडागोगी नहीं है, एवरीथिंग इज ए पेडागोगी, पॉलिसीज इज ऑल्सो पेडागोगी। तो जितनी पॉलिसीज हैं सब पे क्वेश्चन पूछे गए। खासकर कोठारी आयोग से इन्होंने पूछा, कोठारी आयोग लगभग पूछे गए, और 1986 पूछे गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये नई वाली पूछी गई, और मुदलियार आयोग की भी बात हो गई जो सेकेंडरी एजुकेशन की पहली पॉलिसी है जिससे आपका कंसर्न है। बेसिकली पॉलिसीज की फिलॉसफी क्या है कि कोई भी पॉलिसीज किसके लिए बनती है? सोसाइटी के को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने के लिए, कि सोसाइटी मस्ट बी ट्रूथफुल, सोसाइटी मस्ट बी डूइंग एनीथिंग फॉर द वेलफेयरनेस, और सोसाइटी मस्ट हैव द एस्थेटिक सेंस। तो उसके लिए पॉलिसीज बनती है कि सोसाइटी मिसमैच नहीं कर जाए किस चीज से। तो इतना रैपिड साइंस का डेवलपमेंट होता है, एज ए प्रॉब्लम सॉल्वर विज्ञान दिन रात बहुत तेजी से भागता है और उसको एजुकेशन फॉलो करता है और उसके साथ अपने दाल रोटी का जुगाड़ करता है। आज बहुत जरूरी हो गया कि एजुकेशन मीन्स एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो चुका है। एक जमाना था शिक्षा मीन्स संस्कार, जो हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति कहती थी। शिक्षा मीन्स कि हाँ भाई आलिम फाजिल है, मुस्लिम संस्कृति में कहा जाता था बड़ा योग्य आदमी है, आलिम फाजिल है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है। अरे पंडित जी क्या बात है, क्या संस्कृत बाँचते हैं, चाहे घर में खाने को हो ना, पता नहीं उनको 2 थप्पड़ भी मारे कि सामने आ जाते, ऊपर से 2 लुटकी भांग भी पी लेते हो। तो ये याद रखिए कि आज जो पॉलिसीज हैं 2020, वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 को, जो प्रिंसिपल के क्लास देखे होंगे उनको बड़ी खुशी होती होगी, बहुत आशीर्वाद देते होंगे कि आज से साल भर पहले जो मैं पढ़ाया अब अखबारों में आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, डेटा साइंस। कहते होंगे कि गुरुजी कहाँ से ले आए, तो मैं तो क्वेश्चन आउट किया नहीं था, ये तो रिसर्च करना पड़ता है। तो उस पॉलिसीज को 4th जनरेशन एजुकेशन पॉलिसी से मैच करना होगा, नहीं करेगा तो हम वर्ल्ड से अलग हो जाएंगे। अब हम यूनिवर्सल विलेज में रहते हैं, दुनिया अब एक ही तरह से सोच रही है, एक ही प्रॉब्लम्स में लगी हुई है सॉल्व करने के लिए, एक ही मुद्दे पे दुनिया के सारे डेवलप देश और डेवलपिंग कंट्री लगे रहते हैं, जिसको जब सफलता मिल जाए। अब हमारे पास भी 5G है और अमेरिका के पास भी 5G है, अब नेक टू नेक फाइट हो रहा है। वो 3 इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम लोग पिछड़ गए, लेकिन ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जिसको ये एजुकेशन पॉलिसी सपोर्ट कर रही है, हम आगे जाएंगे। दूसरी बात, इस एजुकेशन पॉलिसी की सबसे बड़ी जो ब्यूटी है कि एजुकेशन को जब पढ़िएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा शिक्षा, तो एक डिबेट शुरू हो जाता है अंग्रेज के आने के साथ ही। बल्कि वो डिबेट आप मान के चलिए, विलियम जॉन्स एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया 1784 से ही एक डिबेट चालू होता है। मैकाले उस डिबेट में आग लगा देता है, पेट्रोल डाल देता है। क्या? तो ओरिएंटलिज्म इन एजुकेशन और वेस्टर्नाइजेशन इन एजुकेशन, पश्चिमीकरण एजुकेशन का या पाश्चात्य शिक्षा या हम पूरब की शिक्षा, ये डिबेट चलता रहता है। और ये डिबेट टिल 2020 एजुकेशन पॉलिसी चला है। चाहते थे गांधी इस डिबेट को खत्म करना, चूंकि रस्किन से वो सीख के आए थे कि सबसे जरूरी लाइफ में है कि आप श्रम कितना करते हैं, लेबर्स कितना करते हैं। बिना शारीरिक श्रम के शिक्षा, एजुकेशन इज ए मीनिंगलेस। ये गांधी को सिखाया था उनके चौथे गुरु रस्किन ने, तीसरे गुरु रस्किन ने उनको ये बात सिखाई थी। तो उसके बाद लेकिन ये डिबेट में फंसता रहा, चूंकि नेहरू जी चाहते थे कि इस देश को मैं पश्चिम से आगे ले जाऊं। एक साथ उस आदमी ने दोनों, लगभग तीनों इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को एक साथ लागू किया। स्टीम बेस्ड टेक्नोलॉजी को जो पहला था उसको ले आए, जेम्स वाट वाली टेक्नोलॉजी को, हर चीज स्टीम से चलने लगा और कोयला उसको सपोर्ट करने लगा। तो कोयला और ने मिल के एक नया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बनाया जिसमें मेटल के रूप में बहुत ज्यादा आयरन यूज होने लगा। उसका माइकल फराडे ने शिफ्ट किया पावर को।
उसने इलेक्ट्रिसिटी ले आया, सारी चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की होने लगी, और इन द मीनवाइल पेट्रोलियम का भी कुछ यूज शुरू हो गया। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उस पर चला, भारत में भी वो सारी चीज़ें आने लगी, बहुत सारे माइनिंग और मेटलर्जिकल कर और मल्टी मेटल आ गए, सारी चीज़ें, एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होने लगा, हर चीज़ परिवहन से लेकर पूरा हवाई जहाज ही एल्युमिनियम का होता है। देन थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो आया वो कंप्यूटर के मत्थे चढ़ के आया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। कंप्यूटर भी उन्होंने खरीदा उस समय 1956 में IIT कानपुर के वेबसाइट को देखी, खरीद दिया, लेकिन जॉब नहीं था, तो सारा बुद्धि बाहर चली गई, डेट इज कॉल्ड ब्रेन ड्रेन। तो राजीव गांधी आए 1986 में, उन्होंने कंप्यूटर को सिस्टमेटिक किया, तो वो इतना गलत रूप ले लिया, हिंदुस्तान इज ए कंट्री ऑफ जेनरिक थॉट, इतना जेनरिक कर दिया कि हर गली में कंप्यूटर का इंस्टीट्यूट खोल के डिप्लोमा डिजीज कर दिया, किसी के लिए कुछ नहीं है, कंप्यूटर किए जा रहा है, एपटेक पैपटेक, इतना पैसा लोगों से लूट के चला गया, कुछ नहीं मिला, चूंकि जॉब मार्केट उसके लिए तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन हाँ, कंप्यूटर से हमारे लोग फैमिलियर हो गए। ये पहली ऐसी चीज आई है कि जिसके अंदर आप सब कुछ देखेंगे, हम किसी से पीछे नहीं, डेटा साइंस में रहने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे नहीं रहने, मशीन लैंग्वेज में नहीं, सारे IIT, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में सब इस साल से शुरू हो गया, कुछ पिछले साल से दनादन काम हो रहा है। अब हम वक्त बताता है, कोई चीज जिंदगी में गुरुवर याद रखना, कभी भी विश्वास क्रिएशन थ्योरी पे मत करना, कभी भी। सबसे बड़ी समस्या है इस संसार की कि बहुत सारे लोग क्रिएशन थ्योरी पे विश्वास करके अपनी जिंदगी बर्बाद करते। यू ऑलवेज गो विद द इवोल्यूशन थ्योरी, जो चार्ल्स डार्विन ने दिया, हर चीज इवोल्यूशन से आएगा, तो क्या होगा, प्रोटो बनेगा, तब फाइन थिंग बनेगा। बहुत लोग इस मुगालते में जिंदगी बर्बाद करते हैं फाइन की तलाश में, जो उनके पास है ही नहीं, हो तो नेचर के पास। फाइन मनुष्य के बस की चीज ही नहीं है, मनुष्य तो डेली उसमें कुछ ना कुछ इनोवेट करके उसको टुवर्ड्स फाइन जर्नी शुरू होती है प्रोटो से। तो सबसे बड़ा ये मिस्टेक हो जाता है कि क्रिएशन में बहुत विश्वास करते हो। ईश्वर भी एक क्रिएशन है, याद रखना, कभी भी इमाइल दुर्खीम को पढ़ना, ईश्वर भी क्रिएशन है, मनुष्य मैन मेड चीज है। लेकिन एक आम का पेड़, एक सेब का पेड़ इवोल्यूशन से आया, हम खुद इवोल्यूशन से आए सब। तो इवोल्यूशन प्रोसेस को सदैव तरजीह देना, रेस्पेक्ट करना, तब ज़्यादा फंसोगे नहीं। तो इवोल्यूशन था नेहरू के ज़माने से, और आज जाके वो एपेक्स पे पहुंचा। एक इस एजुकेशन पॉलिसी ने बहुत अच्छा किया कि गांधी के दर्द को समझा। डिप्लोमा डिग्रीज इज रिप्लेस बाय द वोकेशनल एजुकेशन। अब भारत में ओरिएंटल थॉट खत्म, अब हस्तरेखा भी एक विषय बन गया, चूंकि भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ा गया, इंडियन नॉलेज सिस्टम, तो हस्तरेखा भी बन गया। कुंभकार का काम भी, बढ़ई का काम भी, वो सब अनस्किल्ड का के ठोकर खाते थे, अब सब सर्टिफिकेट मिलेगा, सब स्किल्ड हो जाएंगे, बैंक उनको पैसा देगा, वो ले सकते हैं बैंक से मुद्रा लोन। किसी बच्चे का जबरदस्ती मैथ नहीं पढ़ाओ, जबरदस्ती साइंस मत पढ़ाओ, जबरदस्ती कोई भाषा मत पढ़ाओ, जो मन है वो पढ़े, कोडिंग करे, सीखे। सब बच्चा कोडिंग का है, कोई खास बच्चा ही सीखेगा, कोडिंग सीखे, दुनिया भर का खेले, खेल में ही डिग्री मिल जाएगी। तो दोनों को मिला दिया, डेट इज कॉल्ड ओरिएंटल थॉट, जो हमारी परंपरावादी चिंतन था। और इस सबसे बनाया कि एक सर्वांगीण व्यक्तित्व तो निकलेगा, हॉलिस्टिक। तो सर्वांगीण व्यक्तित्व तो कैसे निकलेगा, तो पहले खेल, अरे बहुत खेलता है मेरा बच्चा, लेकिन आज खेल की दुनिया कहां पहुंच गई। तो ये सारी चीजें मैन के हिस्से में है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे गए हैं। थर्ड थिंग इज ऑब्जेक्ट, वस्तु, इससे 5% क्वेश्चन पूछे गए। इसके अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर आप क्या ला सकते हैं कि कोई वस्तु तो है, तो मैन मेड का ही इंपैक्ट, लेकिन वो डिवाइस स्ट्रक्चर बन जाता है। चाहे कोई खास किताब, अब कोई पूछ देता है कि एनसीईआरटी की किताब से क्या मुगल काल में जो कटौती हुई है, क्या आप इससे सहमत हैं? चूंकि मैन बना के उसको छोड़ दिया ऑब्जेक्ट के रूप में, सिलेबस बनने तक वो मैन के पास होता है। जैसे अभी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन के लिए जो आया है, वो क्या है कि कंसीडर कीजिए, बताइए, तो मैन, जब वो बन जाएगा तो उससे ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
उससे क्या बनेगा? सिलेबस, देन उस पर किताब लिखा जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा इतिहास वाले को कि क्यों किसी काल को खत्म करके ऐसा हम कर सकते हैं। कुछ पुख्ता उदाहरण देने होंगे। जाइए पाकिस्तान के वेबसाइट पे और देखिए, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का भी साइट देख सकते, देखिए कि क्या दुर्गति उसने इतिहास का कर दिया है। अल्लाह से उस इतिहास को जोड़ दिया है। जहां एक तरफ रो के 2500 वर्ष पहले अरिस्टोटल कहता है कि डिडक्टिव लॉजिक की बात करता है, और डिडक्टिव लॉजिक क्या है? बेहतर को बाहर कर लेना। इंडक्टिव क्या है? कूड़ा करकट सबको लपेट के घर में डाल देना। आप घर में एक भी काम बगैर डिडक्टिव लॉजिक के नहीं करते हो, और जिंदगी में इंडक्टिव यूज करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते हो। एक गृहिणी भी इसमें से बहुत होंगी। एक सब्जी भी लाते हो तो उसको छील छाल के उसके फालतू चीज को फेंक देते हो। एक आप टीचर हो, आप कार को भी देखते हो ठीक ठाक से पोंछ उछ के ले जाते हो, डिडक्शन है धूल का। लेकिन इंडक्शन हावी आप पे जबरदस्ती रहता है हर जगह। तो उस स्कूल की स्थापना हुई जो दुनिया की कुंजी है। अगर आप मुझसे पूछते हो कि संसार को किसने पहली बार उसमें की लगा के ओपन किया, तो द मैन, नेम ऑफ दिस मैन इज एरिस्टोटल। बहुत बड़ा आदमी। अगर मेरे पास कैमरामैन होता तो मैं अपने गुरुओं को दिखाता, है एरिस्टोटल मेरे वॉल में लगे हुए। तो उस चीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते दुनिया इतनी फाइन हुई। आखिर क्या कारण है कि जितने भी डिस्कवरी या इन्वेंशन के लिस्ट देखते हैं तो उसमें केवल पश्चिमी यूरोप के लोग ही मिलते हैं। चूंकि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट को ले लिया, उसने ऑब्जेक्ट को ठीक से पकड़ा। तो इसमें अब एनसीईआरटी में किसी भी कालखंड को, खासकर अगर इतिहास की पुस्तकों में अशोका, अकबर और गांधी को हटा देगा तो एक काल खत्म हो जाएगा। ये छोटे लोग नहीं हैं, दुनिया में अपने समय के सबसे बड़े लोग हैं। ना अशोक से बड़ा साम्राज्य किसी का हुआ, स्वयं सिकंदर का भी नहीं हुआ। चूंकि कई क्षेत्र को जीता जरूर, लेकिन वो जैसे ही इधर उधर हुआ वो कब्जा हो जाता था, चूंकि ट्राइबल कल्चर था। लेकिन अशोक को यह फायदा मिला कि यहां एक सिस्टमेटिक वैदिक काल के बाद उपनिषद का युग आ गया था, जिसमें अध्यात्म प्रकाष्ठा पे पहुंच गया, और उसी से 62 क्षत्रिय राजकुमार निकले। और बौद्धिज्म जैनिज्म के रूप में आप जानते हो और नहीं जानते हो, सारे लोग निकले और अंधविश्वास से समाज को निकाला, रैशनल और लॉजिकल बात किया। तो क्या बुद्ध, जैन और इन पूरे आंदोलन को हटा के हम कौन सा इतिहास पढ़ा देंगे? नहीं। हालांकि उसमें एक गलती हुई है। जो सबसे बड़ा ब्रिलियंट मैन हुआ लोकायत का, चारवाक, उसको हमारे पुरखों ने दफना दिया है, जिसके चलते देर हुआ, वरना यूरोप से हम आगे होते। कर दिया था हमारा वो व्यक्ति। कभी भी टाइम जिसको मिले चारवाक को जरूर पढ़ो, सुनो। हिंदी में भी है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय की किताब, और इंग्लिश में भी है, फ्री है, नेट पर डाउनलोड करो और देखो कभी भी फुर्सत हो। क्या ब्रिलियंट स्कॉलर हुआ हो। तो ये सदैव याद रखो कि ऑब्जेक्ट जो है उसको जस्टिफाई करो। अब अकबर को हटा दोगे, पूरे दुनिया में सेकुलरिज्म हो दिया, और अकबर को प्रमोट करना चाहिए। ये पश्चिम वाले बहुत सेकुलर करते हैं। ये अभी बहुत अच्छी एक किताब आई है, चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस है उनके बेटे का, उसने लिखा कि ये लोग 19वीं 20वीं सदी तक ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में कसम खिलवाते थे बाइबल पे रख के, क्या बात करेंगे। और अकबर, ये सब की ब्यूटी देखो। अशोक का बाप दादा आजीविक में जन्म लिया, जैन हुआ और शुद्ध जैन हुआ। उसी प्रक्रिया से अपने शरीर का त्याग किया संतानम, जाके श्रवण बेलगोला, बिहार मगध से कर्नाटक जाकर, चूंकि वो दिगंबर संप्रदाय का हो गया और भद्रबाहु का शिष्य था। भद्रबाहु से बड़ा स्कॉलर जैन में उस समय नहीं थे, इधर अस्तुल भद्र थे श्वेतांबर के। उसके बाद देखो बिंबिसार आजीवक था, और अशोक आजीवक जन्म लिया और बुद्ध बन गया। लेकिन अपने सारे जितने भी कोड ऑफ कंडक्ट उसने लगाए, जिसको पिलर्स कहते हो, जिसको अभिलेख कहते हो, उसमें ह्यूमन वैल्यू को रखा और एक पिता पुत्र का संबंध बनाया। हालांकि उसने इस चीज को सीखा था
समकालीन उससे 100-150 साल पहले फारस में एक राजा डेरियस II हुआ। उसके बाद अकबर कट्टर सुन्नी मुसलमान, मरने के दिन इलाही में कन्वर्ट कर लिया और रिलीजियस प्रॉब्लम को पूरे दुनिया से खत्म करना चाहता था। उसके एडवाइजर तीसरे दलाई लामा, उसके एडवाइजर जैन, उसके एडवाइजर वो क्रिश्चियन, मुस्लिम। फिर भी वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचा इबादत खाना में डिस्कस करते करते, और अंत में जाके सुलह कुल की नीति लाया, और उसके बाद दीन इलाही, जिसको तौहीद इलाही भी बोला जाएगा, शुद्ध वही होगा फारसी में, दीन इलाही की शुरुआत की, एक धर्म की शुरुआत की। तो उसके बाद गांधी कट्टर वैष्णवी हिंदू, जैनी उनके पहले गुरु राजचंद जी उनके पहले गुरु है, जिसकी बड़ी तारीफ वो करते हैं, बड़े कम उम्र में मर गए। और वह व्यक्ति जब लिखता है कि ईश्वर ही सत्य है, तो हंगामा उसके आश्रम में होने लगता है, बापू हो हाउ दिस पॉसिबल, हम कुछ नास्तिक जो है पोलार जितने थे, ये क्या कर रहे हो, तब तो दिक्कत हो जाएगी। अंत में बहुत सोचकर गांधी बहुत जीवन में किसी चीज को जल्दी बदलते नहीं थे, क्योंकि बहुत बड़ा डिस्कोर्स है गोखले के साथ, जो उन्होंने हिंद स्वराज में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बेस्या कर दिया, तो बोले कि ये क्या बकवास लिखे हो। उन्होंने फिर लिखा सेकंड प्रीफेस में, कहीं से नहीं लगता है कि वर्ड का मिसयूज मैंने किया है। तो अंत में गांधी को कहना पड़ा ट्रुथ इज गॉड। तो गांधी के राम अयोध्या के राम नहीं थे, ट्रुथ इज गॉड। अब बताओ, इतने बड़े हस्ती हमारे पास हुए, इसको हटा के इतिहास, अब उसमें चूंकि हो क्या रहा है कि बच्चों पर प्रेशर कम करना किया जा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, हटेगा कुछ नहीं। आपको यही जवाब देना है, किसी से लड़ना झगड़ना नहीं कि भाई कोई चीज़ हट नहीं सकता है, दिस पे और डैट पे रहना है उस चीज़ को। अब अपना नज़रिया क्लियर रखो। तो इस तरह से इंटरव्यू की तैयारी में अब खम्भ ठोक के जिन लोगों ने एडमिशन लिया तैयार हो जाओ, और जो एडमिशन नहीं लिए हैं भैया एडमिशन ले लो और बात करो ऑफिस से। कोई भी ढंग की समस्या है कोई तो खुल के कहो गुरु, चूंकि आप मेरी पूंजी हो, पीछे के गुरुओं ने अच्छा किया, तो बता दूं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड अब पटना में भी जा रहा है, और अब बेसिक से शुरू कर रहा हूं। 200 आवर्स का दिल्ली और पटना में CSET की तैयारी कराऊंगा, जो आज तक किसी ने नहीं कराया। 50 मॉक टेस्ट कराऊंगा, मात्र अभी 999 में शुरू कर रहा हूँ। किसी को भी CTET करना हो तो आप उसको भेजो, और देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। ये पूरी टीम होगी, तापेश्वर सर भी होंगे, हम भी होंगे, सब लोग होंगे। अद्भुत प्रयोग शिक्षा में कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर मैं गुरु अच्छा बना दिया तो सारी समस्या खत्म। 1% भी मैं इसमें सफल हो गया तो सारा काम मेरा पूरा होता है। तो आशीर्वाद दो और जल्दी से जल्दी एडमिशन लो। किसी की कोई ऐसी समस्या है तो बात करो ऑफिस में, उसका भी निदान हम करेंगे, जरूर करेंगे। किसी कारण से किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये वो नाव है जिसपे सबके लिए भरपूर स्पेस है, फुल बहुत बड़ा दिल है हम लोगों का, सबको एकोमोडेट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। जय हिंद।